मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। क्लास 11th में काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था और काइनेमेटिक्स में क्या क्या सिखाया था। मैंने पोजीशन के बारे में बता दिया कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है। अगर पार्टिकल का मोशन या रेस्ट डिफाइन करना है तो पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका पोजीशन क्या है। फिर रेस्ट और मोशन कौन बताता है? ये ऑब्जर्वर बताता है। अगर ऑब्जर्वर देखने वाले को अगर ऐसा लगे कि समय के साथ जिस भी पार्टिकल को वो एनालाइज कर रहा है, समय के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब वो जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? मोशन में। ठीक है। अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगे कि मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या बोलेगा कि जो पार्टिकल है वो रुका हुआ है। ठीक है। फिर मोशन को जहां से, मतलब जिस भी फ्रेम से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वर जिसके हाथ में घड़ी है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से वो क्वेश्चन को एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इसके बाद मोशन को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना है। अगर एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्वांटिटेटिवली अपने को क्या करना है? उसके मोशन को एनालाइज करना है। अब उसके मोशन को एनालाइज करेंगे क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, मतलब हम उसके मोशन को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। अब क्या क्या क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं? आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन बता सकते हो, रिटार्डेशन बता सकते हो एंड सो ऑन। तो आज हमें क्या करना है? बेसिक डेफिनेशन ही देखना है। अब ये बेसिक डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आएंगे तो तुमको न्यूमेरिकल्स में ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर डेफिनेशंस ही अच्छे से नहीं समझ में आएंगे ना तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। डेफिनेशंस प्लस आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है इसमें आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो पाओगे एग्जाम्स के। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बता दिया था। डिस्टेंस क्या है? जिस भी लेंथ पे या जिस भी पाथ में पार्टिकल एक्चुअल में चलता है उस पाथ का जो लेंथ है उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल किसी भी आड़े टेढ़े कैसे भी रास्ते पर चले, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट का आविष्कार रेवोल्यूशनरी आविष्कार था। क्यों भाई साहब? उसने क्या रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया? लिफ्ट से पहले सीढ़ियां कैसे होती थी? ऐसे 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 ऐसे, या और खतरनाक को ऐसे से घूम के सीढ़ियां बनाते हैं, घुमा के। अब अगर तुम सोचोगे तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से टॉप वाले फ्लोर पर चढ़ना है तो तुम ऐसे घूम के जो सीढ़ियां जा रही है उसमें चढ़ोगे, तुम इस तरह से चढ़ोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास लिफ्ट है तो तुमने क्या कर दिया? वो दूरी को कम कर दिया गया। लिफ्ट क्या करता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट डायरेक्टली पहुंचा देता है तुमको। तो लिफ्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उस पे वो चल रहा है। सीढ़ियां कैसे बनती हैं? सीढ़ियां एक वो घूम के बनती है, ऐसे ऐसे खड़ी सीढ़ियां बनती है क्या? एक सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं क्या कभी? नहीं, सीढ़ियां ऐसे इंक्लाइंड होके बनती है, स्लैंट होके। तो सीढ़ियों से जब तुम चलते हो ना, ग्राउंड से टॉप मोस्ट फ्लोर पे जब तुम जाओगे विद द हेल्प ऑफ सीढ़ी का अगर तुम हेल्प लोगे तो दैट इज द डिस्टेंस। मतलब आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन जब आप ऐसे गए सीधा लिफ्ट से जाते हैं तो वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। आज हम क्या करते हैं? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी। अब लोअर क्लासेस के लिए ना स्पीड और वेलोसिटी, बच्चों को स्पीड और वेलोसिटी बोल दिया जाता है, एक ही बात है भाई साहब। लेकिन दोनों एक बात नहीं, दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को स्पीड
डिफाइन करना है। एवरेज स्पीड में अभी कैसे ये कह रहे हैं, बेसिक से लिखते हैं। मान लो मेरे को अगर स्पीड डिफाइन करना है तो स्पीड का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन स्पीड का होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और अगर मुझे वेलोसिटी को डिफाइन करना है, वेलोसिटी को अपन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड अगर मुझे डिफाइन करना है सबसे सिंपलेस्ट वे में, सबसे आसान तरीके में, अगर मैं स्पीड को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं कि रेट ऑफ या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है उसी को मैं क्या बोलता हूं, स्पीड। और वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, फिर तुमने ये भी शायद पढ़ा होगा कि स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने बोला a car is traveling at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीड बताना था मतलब तुमको मैग्नीट्यूड बता के छोड़ देना है, तो मैंने लिखा स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। सर बोलोगे सर आपको कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि डिस्टेंस भी एक मेरे सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो अगर मैं बोलूं ये पार्ट मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी, ए से बी जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना है तो ए से बी पहुंचने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। अब अगर 1000 रास्ते हो सकते हैं डिस्टेंस का, तो 1000 डायरेक्शन होंगे क्या? डायरेक्शन डिफाइन करने कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्टिकल चलेगा वो वैसा उसका डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे ना, तो हमेशा ये जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। कोई भी पाथ पे चलो, कोई भी रैंडम पाथ पे चलोगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको हम हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम तो स्केलर है, समय जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, समय सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। हमेशा घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी अगर ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलेगी ना, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है। अगर घड़ी तुम्हारे घर में ऐसे चलती है ना, मतलब भूत है घर में, भाग जाओ भाई उस घर से, या अच्छे से उसका पूजा करवाओ घर का, भूत है तुम्हारे घर में, घड़ी ऐसे चलनी चाहिए, घड़ी। अब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहां पर याद क्या रखेंगे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। स्पीड भी समझ में आ गया कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो अभी डिफरेंस नहीं समझ में आया सर, मतलब दोनों को अलग अलग से क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखो लॉजिकल है। अगर आप देखोगे तो अगर मैंने किसी तरह से ये लेंथ फाइंड आउट कर दिया होता, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, अगर मैंने ये लेंथ फाइंड आउट कर दिया होता और इसको मैंने टोटल जो ए से बी जाने का समय लगता उससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे स्पीड मिल जाएगा। और अगर मैं किसी तरह से यहां से यहां की दूरी फाइंड कर दूं, उसको टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो तुमको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे तुम अगर ये स्टेटमेंट बोलते हो ना, a car is traveling with 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब तुम क्या बता रहे हो? उसका स्पीड बता रहे हो। तुमने अगर बोला कि एक कार है जो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे चल रहा है, तो तुमने क्या बताया उसका? तुमने बताया उस कार का स्पीड। लेकिन अगर तुमसे कोई बोलता कि कार की वेलोसिटी बताओ भाई साहब, तो कार की वेलोसिटी में तुमको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तुम क्या बोलोगे? कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कार इज ट्रैवलिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर
टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर तुमने मैग्नीट्यूड भी बताया और तुमने डायरेक्शन भी बताया तो तुम क्या बता रहे हो, वेलोसिटी बता रहे हो। सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बताओगे तो क्या बता रहे हो तुम, स्पीड बता रहे हो। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? अब ये और भी समझ में आएगा, धीरे धीरे और भी समझ में आएगा। अब स्पीड या वेलोसिटी को ना दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड और एक होगा एवरेज स्पीड। अब इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को समझो। ये आई होप ये एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है, मैंने कोई तूफानी बनने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, बात समझ में आ रहा है क्या? स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो वेलोसिटी मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या है, स्केलर है। अब स्पीड या वेलोसिटी को हम कैटेगराइज करते हैं कैसे, इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। पहले मैं स्पीड में बात कर लेता हूं, पहले स्पीड में बात कर लेंगे, फिर अगर स्पीड में समझ में आ गया तो वेलोसिटी में भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो मेरे को डिफाइन करना है इंस्टैंटेनियस स्पीड और डिफाइन करना है एवरेज स्पीड। दोनों का मतलब समझते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड, मान लो तुम घर से निकले, ठीक है, कभी तो घर से निकल, अभी भी अब तो लोग निकल ही रहे हैं घर से। मान लो तुम घर से निकले, ऑफिस नहीं, तुम इंस्टीट्यूशन आने के लिए घर से निकले। अब इंस्टीट्यूशन आने के लिए जब तुम घर से निकले तो तुमने स्कूटी उठाई अपनी घर से, घूम 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 अपनी स्कूटी उठाई और चल पड़े घर से। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो स्कूटी है उसका स्पीड हमेशा फिक्स रखते हो क्या, 60 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्कूटी की स्पीड रहेगी। लोग अगर हैं, अगर ट्रैफिक कम है तब भी 60 रहेगा, ट्रैफिक ज्यादा है तभी 60 रहेगा। मतलब तब अगर ट्रैफिक कम है तभी मेरे स्कूटी का स्पीड 60 रहेगा, ट्रैफिक अगर ज्यादा है तभी मेरे स्कूटी का स्पीड 60 रहेगा। बीच में कोई भी आएगा वो खुद अपनी जान का दुश्मन है, मेरी स्कूटी की स्पीड कम नहीं है। ऐसा करते हैं क्या हम, क्या करते हैं, थोड़ा सेंसिबल होते हैं। जब हम देखते हैं कि जो रोड है वो खाली खाली है, रोड खाली खाली है तो जो स्पीड है वो 60 हो जाता है, 80 हो जाता है, 100 हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर ट्रैफिक है, थोड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है, तो हम जो स्कूटी है, जो बाइक है, उसकी स्पीड कम रखते हैं। ऐसा रखते हैं ना इन जनरल। ऐसा तो नहीं करते कि कोई भी आएगा भाई वो अपना समझेगा मेरी स्कूटी 60 पे चल रही है, वो 60 पे ही चलेगी, मतलब बीच में जो भी आएंगे उड़ते चले जाएंगे, लेकिन मैं 60 से कम नहीं करूंगा। ऐसा तो हम नहीं करते। अब मान लो तुम एग्जैक्टली 12 बजे अपने घर से निकले इंस्टीट्यूशन आने के लिए, तुम एग्जैक्टली 12 बजे अपने घर से निकले। अब जब 12 बजे तुम घर से निकले तो 12:05 पर 12:05 पर तुम्हारे स्कूटी का कुछ स्पीड होगा, सपोज 40 किलोमीटर पर आए। 12:07 पर तुम्हारा स्कूटी का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आए। 12:08 पर तुम्हारा स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आए। इसका मतलब क्या होगा, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी या पार्टिकल का स्पीड अलग अलग हो सकता है क्या? तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट मतलब किसी भी एग्जैक्ट टाइम पर तुम जैसे बोलोगे कि मुझे 12:12 पर एग्जैक्टली जानना है कि मेरे स्कूटी का स्पीड कितना है, तो वो क्या हो गया, तुम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अपने व्हीकल का स्पीड जानना चाहते हो क्या? तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब तुम अपने स्कूटी का, बस का, ट्रक का, मान लो तुमको इंस्ट्रक्शन आना है, अपना ट्रक उठाया, तुम ट्रक से आ रहे हो, ऐसा ट्रक उठा के अपना आ रहे हो। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी पार्टिकल का स्पीड जानना है, तो वो स्पीड क्या होता है, उसका इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट से इंस्टैंटेनियस वर्ड बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इंस्टैंटेनियस वर्ड का मतलब क्या है, इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल, स्पीड ऑफ एनी particle at a particular instant of time, at a particular instant of time, exactly particular time पर मुझे जब स्पीड कैलकुलेट करना है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब एवरेज क्या है? एवरेज होता है, मान लो तुम 12 बजे घर से निकले और 12
12:10 तुम अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंचे। अब मैं तुमसे पूछूंगा भाई कि तुम जब घर से यहाँ पर आए तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो तुम मेरे को ये बताओगे क्या कि सर 12:01 मेरी स्पीड 40 थी, फिर ट्रैफिक कम हो गया तो 60 थी, फिर ट्रैफिक और बढ़ गया तो 80 कर दी, फिर ट्रैफिक कम हो गया तो ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा बताओगे क्या? नहीं। तुम क्या करते हो, तुम उसको शॉर्टन करके बताने का सोचते हो, तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं बताओगे। जैसे मान लो वो क्रिकेट का जो मैच होता है तो किसी ने अगर तुमसे पूछा कि भाई स्कोर क्या है, तो तुम क्या करते हो, पूरे टाइम का स्कोर बता देते हो, या तुम बोल देते हो कि इतने रन रेट से जो टीम है वो स्कोर करेगी, ठीक है। अब रन रेट मान लो आ गया 7.73, मान लो रन रेट आ गया 7.7 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हर ओवर में उसने 7.7 रन बनाए, 0.7 रन हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया, जितने भी रन उसने टोटल बनाए थे उसको टोटल ओवर से जब डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल ओवर से डिवाइड करने के बाद जो टर्म आता है उसको मैं उसका रन रेट बोलता हूं क्या, कि इस हिसाब से रन्स बनाए गए। तो उसी तरह से अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग स्पीड हो सकता है, लेकिन जब तुमसे कोई तुम्हारा एवरेज स्पीड पूछेगा तो तुम क्या करोगे, उसका एक एवरेज करके बताओगे क्या, मतलब उसका एक ओवरऑल डेटा करके बताओगे। जैसे तुम्हारे जब स्कूल्स में जब टेस्ट होते थे, किसी ने तुमसे पूछा कि भाई तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए, तो तुम क्या करते हो, तुम सबका एवरेज करके बताते हो। तुम ऐसा तो नहीं बोलते अच्छा फर्स्ट टर्म में इतने आए थे, सेकंड टर्म में ये आए थे, थर्ड टर्म में ये आए थे, पागल कर दोगे जिससे तुमने पूछ लिया। मतलब अगली बार से वो कभी किसी से नहीं पूछेगा कि भाई गलती हो गई पूछ के तुमसे, तुम्हारा मार्क्स नहीं पूछ लिया, तुमसे रामायण का पाठ पूछ लिया है, तुम बोलोगे फर्स्ट टर्म में ये आया था, ऐसे 2 में ये आया था, ऐसे 3 में ये आया था, फिर कभी कुछ आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं बताते हम क्या करते हैं एवरेज करके उसको, या जब बहुत ही बिखरा हुआ डेटा होता है, बहुत ही इलैबोरेटेड डेटा होता है, तो उसको एक एवरेज करके उसको एक छोटा करके डेटा बताते हैं। अब वो जो एवरेज हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। जैसे अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग स्पीड था, लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कितने स्पीड से चल रहे थे, तो एक एवरेज हमने बता दिया कि ये स्पीड था मेरे कार का। या मान लो तुम्हारे घर से यहाँ की दूरी है 10 किलोमीटर और तुम्हें टाइम लग गया 10 मिनट, तुम यहाँ से यहाँ की दूरी थी 10 किलोमीटर, तुम्हें टाइम लग गया 10 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें 10 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अब अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग स्पीड था, लेकिन 10 किलोमीटर पर मिनट मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट अगर मैं बोलूं कि वो तुम्हारा एवरेज स्पीड है, तो तुम अगर 1 किलोमीटर पर मिनट से भी चलते तब भी तुम 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो एवरेज क्या कर रहा है, तुम बिखरे हुए डेटा से जाओ या उस एवरेज वैल्यू से जाओ, काम एक ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमें एवरेज डिफाइन करना है। अब एवरेज स्पीड का ना, एवरेज स्पीड का और कोई फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है। एवरेज स्पीड जब भी कोई बोले कि तुमसे भाई एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो एवरेज स्पीड के सिंपल सा याद रखना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कोई भी अगर तुमसे पूछेगा भाई एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कैसे बनाएंगे, जैसे तुमसे कोई पूछता तुम्हारा एवरेज मार्क्स, तो तुम क्या करते हो, जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे सबको ऐड करते हो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते हो ना। एवरेज स्पीड का वैसे ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो भी डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया और जो भी टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को जब आप आपस में डिवाइड कर दोगे तो उसी को आप क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तुम्हें किसी मूविंग पार्टिकल का स्पीड जानना है, तो तुमने उस इंस्टेंट पे जो भी उसका स्पीड लिखा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल पे स्पीड निकाल ले। मान लो किसी ने पूछा कि एग्जैक्टली 10 सेकंड में तुम्हारा स्पीड कितना है, मतलब वो तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। लेकिन अगर तुमसे किसी ने पूछा कि 0 से 10 सेकंड के बीच में तुम्हारा स्पीड कितना है, मतलब वो तुमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। से नहीं आया समझ में? मैंने बोला कि एग्जैक्टली 10 सेकंड में क्या स्पीड है वो बताओ, मतलब मैं तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाहता हूं कि तुम्हारे चलने का इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये 10 सेकंड का इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एग्जैक्टली 10 सेकंड पे जो स्पीड है वो तुम आंसर बता देना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा 0 से लेके 10 सेकंड में तुम्हारा स्पीड क्या था, मतलब एक टाइम इंटरवल दिया ना, एक टाइम स्पैन दिया, टाइम स्पैन पे जब स्पीड कैलकुलेट करोगे तो तुम बोल देना कि वो मैंने एवरेज स्पीड पूछा है।
बात समझ में आया क्या? इंस्टैंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का क्या मतलब है ये समझ में आ रहा है? पहले मैं इस एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मतलब पहले इस तरह के इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इंस्टैंटेनियस स्पीड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है? इसके थोड़ा और बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अभी हम पहले एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तुमने अपने लोअर क्लासेस में भी शायद सीखा होगा। नहीं सीखा है कोई बात नहीं, यहाँ पर सीख जाओगे, अगर सीखा है तो भी अच्छी बात है, ठीक है? इतना नोट करते हैं पहले। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एवरेज स्पीड के कैलकुलेशन पर। मान लो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है एक पार्टिकल ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है? कब? t = 0 सेकंड पर पार्टिकल क्या कर रहा है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है। अब ये 10 मीटर चला होगा, ए से बी आ गया, कितना चला? 10 मीटर। ए से बी आ गया, 10 मीटर चला, यहां से यहां आने में इसको टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड। लेकिन ये चलते चलते थक गया बेचारा, ये जो इंसान था वो चलते चलते थक गया, तो इसने क्या किया, 5 सेकंड का इसने वेट कर लिया, मतलब 5 सेकंड ये रुक गया, और t = 15 सेकंड पर, t = 15 सेकंड पर ये वापस चलना स्टार्ट करेगा। अब t = 15 सेकंड पर जब ये वापस चलना स्टार्ट किया, तो पॉइंट C तक आया, फिर से 10 मीटर चला होगा, पॉइंट C तक आया, फिर से 10 मीटर चला, तो एग्जैक्टली ये पहुंच गया यहाँ पर t = 25 सेकंड पर, एग्जैक्टली ये पॉइंट C पर पहुंच गया। t = 25 सेकंड पे एग्जैक्टली पॉइंट C पर पहुंच गया, और उसके बाद ये यहीं पर रुक गया, इसने यहीं पे इसने घर बना लिया अपना। अब ये यहाँ से नहीं जाने वाला, पॉइंट C पर आया, रुक गया, अब यहाँ से कहीं जाने वाला है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड का मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला है भाई साहब एवरेज स्पीड का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड जब भी आपसे कैलकुलेट करने को पूछा जाए, आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा वही क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो अगर मैं डिफाइन करूं एवरेज स्पीड, एवरेज, अच्छा ये इस तरह से अगर मैं लिखूंगा ना, इसका मतलब होता है एवरेज, ये सिंबल यूज करते हैं एवरेज के लिए, इस तरह का ब्रैकेट, और उसके अंदर जो टर्म लिखोगे तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो हमने फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, ए से बी गए थे 10 मीटर, बी से सी गए थे 10 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस 20 मीटर्स का आएगा। ए से सी जाने का जो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया वो 20 मीटर्स का है। अच्छा, टोटल टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां से यहां 10 सेकंड लगा, और यहां से यहां भी 10 सेकंड लगा, तो 20 सेकंड का टोटल टाइम है क्या, 20 सेकंड है, या यहां से यहां 10 सेकंड, फिर 5 सेकंड का वेट किया, फिर 25 सेकंड। अब टोटल टाइम पे कंफ्यूजन होता है, टोटल टाइम कौन सा लेंगे सर, जब वो चल रहा था वो टाइम लेंगे, या जब वो रुक गया था उसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल टाइम का मतलब होता है ए से सी जाने का टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है वो टाइम भी इंक्लूड करना है जब वो रुका था। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर मैं पूछूं टोटल टाइम, तो लोगों के मन में दो तरह की बातें आ सकती है, सर टोटल टाइम कौन सा लेंगे, यहां से यहां जब ये चल रहा था वो 10 सेकंड, और यहां से यहां वो चल रहा था वो 10 सेकंड, मैं 20 सेकंड लेंगे क्या, नहीं, वो गलत सोच है। जब तक मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ए से सी तक पहुंचना पड़ेगा, ए से सी पे पहुंचने के लिए जो भी टाइम लगा है, जो भी टाइम मतलब चलता हुआ टाइम, और जब इंसान रुक रहा था, वेट कर रहा था, वो टाइम भी आपको क्या करना है, कंसीडर करना होगा। तो यहां पर इस केस में, अच्छा एक बार पॉइंट सी पर पहुंच गया, पॉइंट सी पर पहुंच गया, मोशन खत्म हो गया, उसके बाद वहीं पर रुक जाए, मर जाए वहीं पर, उसके बाद का टाइम अपने को कंसीडर नहीं करना है। कौन टोटल टाइम का मतलब है ए से सी पहुंचने का जो टोटल टाइम था, पूरा टाइम जो लगता है ए से सी पहुंचने का,
उसमें आपको वो टाइम भी कंसीडर करना है जब पार्टिकल रुका हुआ होगा बीच में कहीं। तो यहाँ पर ये 10 सेकंड से 15 सेकंड, ये जो 5 सेकंड है ना, ये भी मुझे टोटल टाइम में रखना पड़ेगा। तो टोटल टाइम का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 25 सेकंड्स का। अब टोटल टाइम अगर 25 सेकंड्स का है तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 मतलब 4/5, ये 0.8 मीटर पर सेकंड का एवरेज स्पीड आएगा। एग्जाम में 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो 1 मीटर पर सेकंड भी एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, ऐसा अपने को लगता है कि सर ये जो 10 मीटर यहाँ पे जो चलने का 10 सेकंड लिया, ये 10 मीटर चलने का जो 10 सेकंड लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम 20 सेकंड का हो जाएगा। ये गलत सोचना है। टाइम मुझे पूरा टाइम कंसीडर करना है, मोशन के स्टार्ट होने से लेकर मोशन के एंड होने तक। स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट करके इसको नोट कर लेंगे। मैं और भी क्वेश्चन बताता हूं इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से बस एक फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो आंसर होता है। मान लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए से इसको बी तक जाना है। ठीक है, ए से बी तक जाना है। ऐसा बोला गया कि आधे दूरी तक इसका जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर का था, और अगले आधे दूरी पर इसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर का है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये बोला गया कि पार्टिकल को ए से बी तक जाना था। ठीक है, पार्टिकल हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी for the first half of the distance the speed of this particle was 40 km per hour, and for the next half, अगले हाफ के लिए the speed of the particle is 30 km per hour। अब क्वेश्चन में ये पूछते हैं find the average speed for the entire journey, find the average speed for the particle। ये जो पार्टिकल है जो A से B चला है उसका मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और अगर किसी के भी मन में ये आ रहा है ना कि सर दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर हमारा जो होगा वो एवरेज होगा, तो गलत है। 35 किलोमीटर पर आवर भी तो एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो गलत है, वो आंसर सोचना ही नहीं है, वो गलत है। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी स्पीड गिवन है सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा, वो गलत सोचना है। एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला जानते हैं और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा वही रखेंगे। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम बोलोगे सर यहां पर तो आपने ना ही डिस्टेंस बताया है ना ही आपने टाइम बताया है, आपने तो बस इतना बोल दिया कि पहले आधे दूरी के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगा और अगले आधे दूरी के लिए उसका जो स्पीड होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर का होगा। अब डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, तो मैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो एक अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन क्या करते हैं, लेट ये आधा दूरी है ना, अगर मैं मान लूं कि यहां से यहां का दूरी है d, मान लो ये पॉइंट है c इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। मान लो ऐसा मानते हैं कि c जो है वो मिड पॉइंट ऑफ d है। अगर मैं बात करूं फॉर a टू c, तो मुझे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, a टू c जाने के लिए डिस्टेंस d मेरे को मानना है, लेट मैंने ऐसा अज्यूम किया है। a से c की दूरी में मैंने कितनी मान ली, d, लेट मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा, हम ये जानते हैं क्या कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। बचपन में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, अपने बचपन में आपने पढ़ा होगा कि मुझे अगर कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा।
अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था, स्मॉल टी का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितना स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर का। टाइम को मान लेते हैं t फॉर a to c, टाइम फॉर a to c, इसको सिंपलीफाई करके टाइम फॉर a to c मैं d अपॉन 40 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? मैंने क्या बोला, मैंने डिस्टेंस को d मान लिया अपने मन से, मैंने अपने मन से डिस्टेंस को d मान लिया और d के टर्म्स में मैंने a से c का टाइम निकाल दिया जो कितना आ रहा है d/40। उसी तरह अगर मैं बात करता फॉर c to b, अगर मैं c से b के लिए बात करूं, c से b के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे को डिस्टेंस अब कितना ट्रैवल करना है, ये आधा आधा दूरी था ना, अगर ये d है तो यहां से यहां की दूरी भी कितनी होगी, d होगी। अभी भी डिस्टेंस मुझे d का ट्रैवल करना है और स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब टाइम जो c से b जाने में लगेगा वो d डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा क्या? हां सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, a से c जाने का टाइम मैंने फाइंड कर लिया और c से b जाने का टाइम मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे तो a से b जाने का टाइम जानना है ना। अगर मेरे को टोटल टाइम जानना है तो टोटल टाइम तो a से b जाने का टाइम है। अब a से b जाने का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं a से c का टाइम और c से b के टाइम इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे एवरेज सॉरी टोटल टाइम मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या लिखेंगे, टाइम फॉर a to b, ये कुछ ऐसा होगा ना d/40 प्लस d/30। टाइम फॉर a to b, a से b जाने का टाइम अगर मैं लिखूं तो d/40 प्लस d/30 ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा अब इसको क्या करो ना, अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हैं। तो ये एलसीएम अगर आप लोगे तो देखो d/10 ना मैंने कॉमन ले लिया, d/10 इधर लिया, d/10 इधर लिया, मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो टाइम फॉर ab जो है 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 7d/120। टाइम फॉर a to b, a से b जाने का जो टाइम है वो कितना आ रहा है 7d/120। अब अगर कोई मुझको बोले कि एवरेज स्पीड निकालो तो मेरे को टोटल डिस्टेंस भी पता है। देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से है d, यहाँ से है d, तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ d हो जाएगा और टोटल टाइम भी पता है क्या 70/20। तो अगर कोई मेरे को एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा क्या? देखो स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ वेलोसिटी गिवन था, मैंने खुद से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अज्यूम किया और उस डिस्टेंस के टर्म्स में मैंने टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब एवरेज स्पीड यहां पे अगर कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस है t प्लस d और टोटल टाइम है 7d/120। इसको अगर सिंपलीफाई करोगे ना थोड़ा तो एवरेज स्पीड ऐसा आ जाएगा, देखो 120 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ d into 120 और ये 7d, d से d गायब हो गया तो 240 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 240 डिवाइडेड बाय 7, जिसको आप सिंपलीफाई करोगे ना तो 7 into 3 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 21 30 मतलब 4 और 20 मतलब ये ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है 34.3 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर्स पर आवर में ये आंसर। तो देखो तो समझ ही नहीं आया सर, देखो तो समझ ही नहीं आया सर, आपने क्या कर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एक ख्याल मन में आता है कि सर दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये ख्याल अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इससे बुरा ख्याल और कुछ नहीं, इस तरह के ख्याल को आने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह ख्याल क्यों ना, मतलब इस तरह के ख्याल आने से कैसे रोकेंगे, तो सही तरीका जानेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, किसी भी तरह से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और टोटल डिस्टेंस को क्या कर दो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो है अगर वो फाइंड आउट कर लिया तो वही क्या होता है
एवरेज स्पीड होता है। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होता ना, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होता तो देखो ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देते। अभी मैंने 3 डिस्टेंस लिया ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा, मैं आपको बोलूंगा सारे क्वेश्चन आप क्या करना, होमवर्क में ट्राई करना। जैसे और क्वेश्चन क्या बना सकते हैं इसमें, तरीका वही रहेगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको बता दूंगा कि और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें। मान लो ऐसा बोला गया कि ए से बी पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। ऐसा मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले इक्वल पार्ट में इसका जो स्पीड था वो u मीटर पर सेकंड का था, दूसरे पार्ट में इसका स्पीड v मीटर पर सेकंड का है, और तीसरे पार्ट में इसका स्पीड है w मीटर पर सेकंड का। a से b जाना है मुझे, और a से b जाने को मैंने क्या कर दिया है, 3 बराबर के डिस्टेंस में मैंने बांट दिया है। मान लो ऐसे समझो कि a से b जो जाना है ना वो 3 किलोमीटर का है। मान लो ऐसे समझो a से b जो जाना है वो 3 किलोमीटर का है। अब 3 किलोमीटर का है तो मैंने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ऐसे तीन इक्वल हिस्सों में मैंने डिस्टेंसेस को बांट दिया। अब ये बोला गया है कि a से c जाते वक्त जो स्पीड था वो u का था, c से d जाते वक्त जो स्पीड था वो v का था, और d से b जाते वक्त जो स्पीड है वो w का है। अब क्वेश्चन में वापस से पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में वापस से पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। अब बहुत ही आसान है, अगर तुमको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे सर, AC का पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर CD का टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर DD का टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये A से C का डिस्टेंस ये भी D है, ये भी D है और ये भी D है, ठीक है। अब अगर मुझे A से C का, अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करना। फिर अगर नहीं आंसर आ भी गया है तभी अपन क्या करेंगे, लास्ट में मैच करा लेंगे, पर नहीं आया तो एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। करना वही है जैसा पहला क्वेश्चन था, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 1000 ले लो, बार बार सॉल्यूशन वैसा ही आएगा। A से C का अगर मैं टाइम निकालूं तो A से C में मुझे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, D का ट्रैवल करना है, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो U के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। A से C जाने का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मुझे स्मॉल d का ट्रैवल करना है, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो u के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो d/u जो होगा वो tac का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह tcd का वैल्यू अगर निकाले, c से d जाने का अगर मेरे को टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस मुझे d का ट्रैवल करना है, और स्पीड कितना है, स्पीड v का है। C से D जाने का डिस्टेंस मुझे D का ट्रैवल करना है, और स्पीड कितना है, स्पीड v का है। फिर अगर D से B जाने का, टाइम निकालते तो डिस्टेंस फिर से D का है और स्पीड कितने का है, W का है, तो D/W हो जाएगा। अब टोटल टाइम अगर A से B जाने का कोई टोटल टाइम अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, D/U पहला टाइम प्लस D/V दूसरा टाइम प्लस D/W तीसरा टाइम। सबको सॉल्व करने के लिए मैंने D सबसे बाहर निकाल दिया, तो 1/U प्लस 1/V प्लस 1/W देख सकते हैं क्या। अब देखो सिर्फ ना मैथ्स बचा है और कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ्स है, यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एलसीएम लेके UVW का जो एलसीएम है, UVW का जो एलसीएम है वो UVW ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर U है तो VW का टर्म आएगा, यहाँ पर V है तो UW का टर्म आएगा, और यहाँ पर W है तो UD का टर्म आ जाएगा। ये मेरे पास A से B जाने का टाइम आ गया इन टर्म्स ऑफ D। अब टोटल अगर मुझसे कोई पूछे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस D प्लस D, D प्लस D प्लस D, 3D। टोटल जो स्पीड है वो 3D का वैल्यू आ गया है, 3D के स्पीड से हम चल रहे थे,
और टोटल टाइम जो लगना था, टोटल टाइम जो लगना है वो आया था डी वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू वी, और ये जो यू वी डब्ल्यू है वो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, एलसीएम वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, डी से ये डी कैंसिल आउट कर दो, जैसे ही कैंसिल आउट कर दोगे एक अच्छा सा वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज 3UVW divided by VW plus UW plus UV, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का आंसर है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही सेकंड क्वेश्चन भी है, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस मैंने क्या कर दिया, टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, टोटल डिस्टेंस के टर्म्स में सारा टाइम कैलकुलेट करके दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो, सिंपलीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे, अभी तो देखो मैंने इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया था, मान लो ऐसा बोलते कि जो पहला हाफ है, मान लो ऐसा बोलते कि a से c का जो डिस्टेंस है वो 2d/5 है और c से d का जो डिस्टेंस है वो 3d/5 है, ठीक है, तो यहां से ACC का जब टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के प्लेस में 2d/5 रख देंगे, C से D का जब ये निकालोगे तो डिस्टेंस के प्लेस में 3d/5 कर देंगे, लेकिन टाइम तो अभी वैसे कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा मोड़ा चेंज के साथ, थोड़ा बहुत तो चेंज कर देंगे और वो चेंज के साथ एक नया क्वेश्चन दे देंगे तुमको, चेंज को देख के डरना नहीं है, सिंपलीफाई करने की कोशिश करनी है। एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज टाइम। अच्छा मान लो एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अभी तो मैंने स्पीड दे दिया ना, टाइम दे देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि पहले आधे टाइम के लिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा लेकिन जो करने का, सॉल्व करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है वो हमेशा यही याद रखना है, किसी तरह से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, किसी तरह से टोटल टाइम फाइंड आउट कर लो, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा उसको कैलकुलेट कर लो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अभी मैंने आधा आधा डिस्टेंस बोला था ना कि आधे डिस्टेंस में इतना स्पीड है, आधे डिस्टेंस में वो स्पीड है, ये स्पीड है, अभी टाइम देखते हैं। मान लो ऐसा बोला गया कि पार्टिकल को A से B जाना था, ठीक है, पार्टिकल को A से B जाना था और पहले 10 सेकंड के लिए फॉर फर्स्ट 10 सेकंड speed was, for first 10 seconds speed was 20 meter per second and for next 30 second speed was 30 meter per second, 30 मतलब 30 है ना, 40 लेते हैं। ऐसा बोला गया है कि फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड का और नेक्स्ट 30 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड का। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इस बार मैंने डिस्टेंस नहीं बताया, इस बार मैंने टाइम भी दे दिया और मैंने स्पीड भी दे दिया, तो टाइम और स्पीड को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है, टाइम और स्पीड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा क्या, तो अगर आप देखोगे तो पहले 10 सेकंड के लिए, पहले 10 सेकंड के लिए इसका स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकंड, तो पहले 10 सेकंड का अगर मैं डिस्टेंस d1 लूं, मान लीजिए पहले 10 सेकंड का डिस्टेंस है d1, पहले 10 सेकंड का जो डिस्टेंस है d1 है, अगर तो पहले 10 सेकंड का जो डिस्टेंस d1 है उसको क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम लिखेंगे ना,
तो 10 into 20 10 into 20 करेंगे तो d1 जो है वो 200 मीटर्स का हो जाएगा। बिल्कुल सर जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट 30 सेकंड, नेक्स्ट 30 सेकंड का डिस्टेंस अगर d2 है तो d2 को क्या लिखेंगे, d2 का वैल्यू हो जाएगा, स्पीड हमारे पास कितना है 40 का है और टाइम कितना लग रहा है 30 का लग रहा था, 40 into 30 करोगे तो 1200 मीटर्स का आ जाएगा। d1 भी मिल गया, d2 भी मिल गया। अब a से b अगर मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो टोटल डिस्टेंस d1 plus d2 हो जाएगा क्या? तो एवरेज स्पीड बहुत ही आसान हो गया ना यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया 200 मीटर, फिर ट्रैवल किया 1200 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है 1400 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो पहले टाइम लगा था 10 सेकंड, फिर टाइम लगा 30 सेकंड, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम 40 सेकंड्स का हो जाएगा। क्या 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 वन टाइम हो गया, 12 यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा, 20 मतलब 35 हो गया। तो 35 मीटर पर सेकंड का एवरेज स्पीड है। ये तो बहुत ही आसान है सर। एवरेज स्पीड जब भी कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड जब भी कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी तरह से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा एवरेज स्पीड होगा। अब मान लो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन था ना उसमें तो नंबर्स दे दिया, क्वेश्चन को और अगर कॉम्प्लिकेट करना होता ना तो ऐसा बोलते कि t by 5 सेकंड के लिए, स्टार्टिंग में t by 5 सेकंड के लिए स्पीड था कितना 20 मीटर पर सेकंड और बचे हुए 4t by 5 के लिए, बचे हुए 4t by 5 उल्टा यहाँ बचे हुए 4t by 5 सेकंड्स के लिए जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। अब अभी भी अगर तुमको एवरेज फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। टोटल डिस्टेंस मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 मिल जाएगा। तो d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 20, t by 5 into 20 का करोगे तो d1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, d1 का वैल्यू 1 हो गया और वो हो गया 4, तो d1 का वैल्यू 4 into t हो गया। उसी तरह अगर आप d2 फाइंड आउट करोगे तो ये 1 हो गया, ये हो गया 8, तो d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, d2 का वैल्यू 32 टाइम्स ऑफ 8 t आ जाएगा। d1 मिल गया, d2 मिल गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो d का वैल्यू जो है 36 t का हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगा। और टोटल टाइम क्या है t by 5 plus 4t by 5, तो t का हमारे पास टोटल टाइम हो गया। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, स्मॉल t का आ गया। अब दोनों का जब आप रेशियो फाइंड आउट कर दोगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, उसमें अभी मैंने क्या किया, पहला जो सेट ऑफ क्वेश्चन था इसमें डिस्टेंस पे बात किया, दूसरा जो क्वेश्चन था इसमें टाइम दे दिया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिस्टेंस और टाइम को मिला देंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वाले क्लास में वो देखते हैं। आज के लिए